हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हो? चलिए, हम लोग प्रीवियस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। कूलॉम्स लॉ पे आधारित बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उम्मीद है कि आप और भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आज हम लोग कूलॉम्स लॉ पे आधारित कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे नीट के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, ठीक है, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बात और हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं, जब तक आप कूलॉम्स लॉ के थ्योरी सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएगा। इसलिए अगर आप कूलॉम्स लॉ के थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले कूलॉम्स लॉ के थ्योरी पढ़िए, फिर आप इस वीडियो को देखिए ताकि न्यूमेरिकल आपको सही से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम एक बार हिंट भी देते हैं आपको, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जैसे हम प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे और पुनः बता रहे हैं कि किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होती है वो प्लस माइनस एमडी होती है। जहाँ Q वस्तु पर आवेश है, M क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, E क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, दूसरी बात हम ये बताए थे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये होता है। जहाँ K कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम बताए थे वायु अथवा निर्वात के लिए। ठीक है, वायु अथवा निर्वात के लिए SI पद्धति में जिसकी वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तीसरी बात एक और हम बताए थे आपको कि अगर दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए और पुनः अलग किया जाए तो प्रत्येक वस्तु पर आवेश की मात्रा बता रहे थे। ठीक है, प्रत्येक वस्तु पर आवेश की मात्रा जो होती है वो किसके बराबर होती है, तो सम ऑफ चार्जेस। ठीक है, यानी सभी वस्तुओं के जो चार्ज हैं उन चार्जों को ऐड कर लिया जाता है और नीचे नंबर ऑफ बॉडीज, नंबर ऑफ बॉडी। ठीक है, यानी वस्तुओं की संख्या से डिवाइड कर दी, प्रत्येक पर आवेश की मात्रा निकल आएगी। ठीक, तो ये तीन चीज जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो को भी एक बार देखिए ताकि सब कुछ आपको सही से समझ में आ जाए। तो चलिए, समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले और फिर समझने का प्रयास करिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम देखिए, ध्यान से पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए। A charge Q is placed at each of the opposite corners of a square। कह रहा है कि एक चार्ज कैपिटल Q, ठीक है, किसी स्क्वायर यानी किसी वर्ग के दो अपोजिट कोनों पर स्थित है। ठीक है, A charge small q is placed at each of the other two corners, यानी स्मॉल q जो है वो शेष दो कॉर्नर्स पर स्थित है। इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन q इज जीरो, यानी कैपिटल Q पर नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर जीरो है देन Q बाई Q इक्वल्स। ठीक है, यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी एक कैपिटल Q चार्ज पर अगर नेट फोर्स जीरो हो तो Q बाई Q का रेशियो बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक स्क्वायर, तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, इस स्क्वायर का हम नामकरण कर दे रहे हैं A B C D। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इसके दो अपोजिट कॉर्नर पर कैपिटल Q चार्ज रखे हुए हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज है और एक यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज है अपोजिट कॉर्नर। ठीक है, इसके बाद से क्या कर रहा है कि शेष दो कॉर्नर पर स्मॉल q चार्ज है, यानी यहाँ स्मॉल q चार्ज है और यहाँ पे क्या है, स्मॉल q चार्ज है। ठीक, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये कैपिटल Q है, ये कैपिटल Q है, प्रकृति में समान है। ठीक है, क्योंकि जो प्रकृति इसका होगा वो प्रकृति इसका भी होगा।
तो निश्चित रूप से इसके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा, ठीक है, इसके बीच यानी यह इस पर जो फोर्स आरोपित करेगा वो फोर्स आपका प्रतिकर्षण होगा। ये कंडीशन बनेगा प्रतिकर्षण, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी एक कैपिटल क्यू चार्ज पर नेट फोर्स 0, तो नेट फोर्स 0 कब हो सकता है, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स उधर है, तो इन दोनों चार्जों के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स इधर होना चाहिए, तभी नेट फोर्स 0 हो सकता है, ठीक है। मीन्स ये कंफर्म है कि ये चार्ज इस चार्ज के अपोजिट है, मतलब ये अगर प्लस है तो ये क्या है माइनस, अगर ये माइनस है तो ये प्लस, ठीक है। यानी इन चार्जों के द्वारा इस पर लगने वाला बल इधर होगा, ठीक है। तो ये तो यहीं से कंट्रास्ट हो गया। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको देखिएगा भी। तो चलिए, इस चार्ज पर अगर देखा जाए तो 3 बल आरोपित होंगे, इस चार्ज के द्वारा लगने वाला बल, इस चार्ज के द्वारा लगने वाला बल और इस चार्ज के द्वारा लगने वाला बल। इस चार्ज के द्वारा लगने वाला बल अगर देखा जाए तो इधर होगा, इस चार्ज के द्वारा लगने वाला बल देखा जाए तो इधर होगा। यही 3 फोर्स कार्य करेंगे। अब इन फोर्स का हम नामकरण कर दे रहे हैं। ये सी के द्वारा लगने वाला फोर्स है तो इसको हम एफ सी कर दे रहे हैं। ये बी के द्वारा लगने वाला फोर्स है तो इसको हम एफ बी कर दे रहे हैं, और ये डी के द्वारा लगने वाला फोर्स है तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, एफ डी, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है कि इस चार्ज पर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 मतलब क्या, सभी फोर्सों का योग 0 है। और कौन सा योग, सदिश योग, क्योंकि फोर्स को हमेशा वेक्टर विधि, फोर्स एक सदिश राशि है, उसको जोड़ा जाता है तो हमेशा वेक्टर विधि से जोड़ा जाता है। तो चलिए, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, तो तीनों का योग 0 होना चाहिए, यानी एफ बी प्लस एफ डी और प्लस एफ सी इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार ये होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, हमको Q बाई कैपिटल Q बाई स्मॉल q का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो आप ये मान लो कि इसके स्क्वायर का जो साइड है, भुजा है, वो क्या है, a है, सपोज करें। तो ये जो इसका विकर्ण होगा ये क्या होगा, √2a होगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां से देखिए, हम यहाँ पर 2-3 फोर्स है तो एक फोर्स को पक्षांतर करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मान हम निकालना चाहते हैं। तो जब भी देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे 3 वेक्टर हो तो किन 2 वेक्टर को एक पास रखा जाता है, तो हमेशा उन 2 वेक्टर को एक पास रखा जाता है जिनके बीच का एंगल पता, क्योंकि इन दोनों वेक्टरों को जब जोड़ोगे तो उनके बीच का एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखिए, एफ बी और एफ डी के बीच का एंगल आपको पता है 90 डिग्री, इसलिए हम एफ बी और एफ डी को एक पास रखेंगे ताकि इसको जोड़ने में आसानी होगी, और एफ सी को अलग कर देंगे, ठीक है। तो अब यहां से क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं एफ बी प्लस एफ डी इज इक्वल टू क्या, माइनस एफ सी, कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, चूंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, और 2 लंबवत सदिशों का योग कैसे करते हैं, अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो दोनों पक्षों का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड मतलब इधर एफ बी प्लस एफ डी का मैग्नीट्यूड, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस एफ सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड केवल ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये कंडीशन बनेगा। अब यहां ध्यान से देखिएगा, एफ बी प्लस एफ डी का मैग्नीट्यूड 2 वेक्टरों के योग का परिमाण, तो आप पीछे पढ़े होंगे 2 वेक्टरों के योग का परिमाण, अगर दोनों फॉर्मूला होता है 2 वेक्टरों के योग के परिमाण का, r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। चूंकि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि अंडर रूट क्या, एफ बी का स्क्वायर
और प्लस एफ डी का स्क्वायर, दोनों लंबवत है और इधर क्या हो जाएगा माइनस एफ सी। कोई एक वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड यही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, एफ बी और एफ डी अगर देखा जाए तो परिमाण में समान होंगे, जितना एफ बी होगा उतना ही एफ डी होगा। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों आवेश क्या है क्यू क्यू, यहाँ भी क्यू क्यू, दोनों के बीच की दूरी यहाँ भी है, दोनों के बीच की दूरी यहाँ भी है। क्यों? तो ये फोर्स दोनों बराबर होंगे, तो इस फोर्स को हम एफ मान ले रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर बराबर माइनस एफ सी। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर यानी 2f² एफ स्क्वायर बाहर यानी रूट 2f इज इक्वल टू क्या माइनस एफ सी। कोई दिक्कत? अब यहां से सॉल्व करिए तो रूट 2 और एफ यानी ये वाला फोर्स, तो ये वाला फोर्स क्या होगा के Q1 Q2, तो Q1 की जगह पे क्या है कैपिटल Q, Q2 की जगह पे क्या है Q, बाय दोनों के बीच की दूरी क्या है a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है FC, तो FC यानी ये वाला फोर्स, तो ये वाला फोर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा K Q1 Q2, तो K और Q1 Q2 की जगह पे Q इंटू Q बाई दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा रूट 2a का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो K से K कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे रूट 2q ये बचेगा और इधर क्या बचेगा q ऊपर बचेगा और नीचे रूट 2 का स्क्वायर यानी 2। ठीक, और यहाँ पे हम लोग एक चीज छोड़ते आ रहे हैं, माइनस छोड़ रहे हैं, तो माइनस यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे भी माइनस है। तो अब यहाँ से क्या पूछा गया q बाई क्यू, तो q बाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई -2√2। ठीक है, बाई 1 कर सकते हैं हम, ये इसका रेशियो होगा। ये माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, ये माइनस चिन्ह यही दर्शा रहा है सेम जो अभी हम बताए हैं कि एक चार्ज अगर प्लस है तो एक माइनस है, तभी इसका रेशियो यहाँ पे माइनस आ रहा है और होगा भी, ये अगर प्लस है तो निश्चित रूप से ये माइनस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके अनुसार हम चले और चल के निकाल दिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कभी भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इस चार्ज पर नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स 0 मतलब उस चार्ज पर जितने भी फोर्स लगे हैं उनका वेक्टर योग करिए और बराबर 0। और एक बात याद रखिएगा कि पक्षांतर करते समय उन दो वेक्टरों को एक पास रखा जाता है जिनके बीच का एंगल पता है, तभी उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल पाएंगे। ठीक है, हम FB और FD के बीच का एंगल पता है, तो FB और FD को एक पास कर दिए, FC को अलग कर लिए, फिर इसको अलग करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है 2 spheres carrying charge +6 microcoulomb and +9 microcoulomb separated by a distance d experiences a force of repulsion F when a charge of -3 microcoulomb is given to both the sphere and kept at the same distance as before, the new force of repulsion is। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, 2 spheres दो गोले हैं, कैरिंग चार्ज +6 माइक्रोकूलम एंड +9 माइक्रोकूलम। ठीक है, जिस पर आवेश कितना है +6 माइक्रोकूलम और +9 माइक्रोकूलम है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए हैं d दूरी पर रखे गए हैं। एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स ऑफ रिपल्सन F, जिसके बीच लगने वाला फोर्स क्या है F है। ठीक है, when a charge of -3 microcoulomb is given to both the sphere। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक स्फीयर पर अगर -3 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया जाए, ठीक है, एंड केप्ट एट द सेम डिस्टेंस एज बिफोर, जो पहले रखा गया था उसी दूरी पर पुनः उन गोलों को रख दिया जाए,
तो द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन इज, तो नया फोर्स क्या होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो केस दिया है क्वेश्चन में। केस फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। केस फर्स्ट में क्या कर रहा है, तो केस फर्स्ट में ये कर रहा है कि दो स्फीयर है, दो स्फीयर जो कुछ दूरी पर रखे गए, डी डिस्टेंस पे रखे गए। ठीक है, अब यहां से इस पर आवेश क्या है, तो 6 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम के चार्ज है। ठीक है, इसके बीच लगने वाला कुछ ना कुछ फोर्स होगा, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि F। ठीक है, अब आइए केस सेकंड। केस सेकंड में क्या कर रहा है कि दोनों स्फीयर पर -3 माइक्रोकूलम का चार्ज ऐड किया जाता है। तो चलिए, इस पर भी -3 माइक्रोकूलम का चार्ज ऐड किया जाता है, इस पर भी -3 माइक्रोकूलम का चार्ज ऐड किया जाता है। तो ये बताइए, 6 माइक्रोकूलम पहले है और -3 माइक्रोकूलम अगर दे दिया जाए, तो 6 पहले है, -3 दिया गया, तो कुल आवेश कितना होगा, 6 - 3 यानी -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, और पुनः उतने ही डिस्टेंस पे रखा गया है जितना पहले रखा गया था। इस पर 9 माइक्रोकूलम है, इस पर भी -3 ऐड किया जा रहा है, तो 9 और -3 यानी 9 + -3, तो कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में जैसे कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो स्फीयर हैं जिस पर आवेश कितना है, 6 माइक्रोकूलम 9 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, d दूरी पर स्थित हैं। अब कह रहा है उसके बीच लगने वाला फोर्स क्या है, F है। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट कर रहा है कि अगर इन दोनों स्फीयर को -3 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया जाए, ठीक है, तो -3 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया जाएगा, तो 6 पहले था और -3 दिया गया, तो 6 - 3 यानी +3 होगा ना, सॉरी +3 होगा। उसके बाद से 6 माइक्रो, यहाँ पे 9 है, इसमें -3 दिया गया, तो 6 बचे, ये कंडीशन मिलेगा हमको। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस कंडीशन में बता दीजिए कि नया फोर्स कितना है, F डैश की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो F डैश की वैल्यू आपसे पूछा रहा है कि F डैश की वैल्यू क्या है। तो आप यहाँ जानते हैं कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स K Q1 Q2/r² होता है। आप यहाँ पे जब भी दो केस दिया हो, तो आप यहाँ सोचिए कि क्या इन दोनों केसों में क्या कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पाएंगे कि दोनों के बीच की दूरी कांस्टेंट है, और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो दोनों केस में जो F निर्भर करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, लिख सकते हैं ऐसे। जब डिस्टेंस समान है, उसके बाद से K कांस्टेंट है ही है, तो F किस पर डिपेंड करेगा, केवल चार्ज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जब भी ऐसा केस दिया हो तो आप ये पता करिए कि उसमें क्या क्या कांस्टेंट है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी अनुक्रमानुपाती यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप पीछे पढ़े हो कि x अगर y के अनुक्रमानुपाती है, तो x के दो मानों के लिए y के दो मान ये लिखा जा सकता है। तो उसी तरह से f के दो मानों के लिए एक हम f मान ले रहे हैं, एक f डैश मान ले रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, आवेश के दो मान, एक Q1 Q2 ले रहे हैं, एक Q1 डैश Q2 डैश ले रहे हैं। कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ सारा मान उठा के रखिए। यही F डैश आपसे पूछा रहा है कि नया फोर्स क्या होगा, दूसरे केस में फोर्स कितना होगा, जबकि पहले केस में फोर्स क्या दिया है, F। तो F की जगह पे F ही दिया हुआ है, F डैश की वैल्यू हमें निकालना ही है, Q1 Q2 रखिए। तो जब रेशियो होता है तो कोई भी मात्रक यूज कर लिया जाता है, क्योंकि मात्रक आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे कोई भी मात्रक आप रख सकते हैं, कोई भी यूनिट रख सकते हैं। तो यहाँ माइक्रो में दिया है तो माइक्रो में रखिए, Q1 की वैल्यू 6, Q2 की वैल्यू 9, Q1 Q2 की वैल्यू Q1 डैश Q2 डैश दूसरे केस में तो 3 और क्या 6, ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 3, यानी क्या बचेगा F बाई, यहाँ देख लीजिए, F बाई F डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 3। ठीक है,
तो एफ डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ बाई 3। यानी अब जो नया फोर्स होगा वो F/3 होगा, यानी पहले जो फोर्स लग रहा है उसका 1/3 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जब भी दो केस दिया हो तो रेशियो बना करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, देखिए हम पढ़ रहे हैं when 10 to the power 19 electrons are removed from a neutral metal plate through some process, the charge on it becomes। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10 to the power 19, ठीक है, कोई भी न्यूट्रल मेटल है जिससे 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया गया है। ठीक है, तो अब कर रहा है कि इस पर चार्ज कितना होगा। हम आपको पीछे बताए थे कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर उतने प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है। मींस 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकल जा रहा है तो 10 to the power 19 प्रोटॉन अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। तो वही पूछ रहा है कि इस पर चार्ज कितना हो जाएगा। तो चार्ज निकालना है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस एन डी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा। अब Q इज इक्वल टू प्लस एन डी निकालना है तो Q इज इक्वल टू एम। एम कितना इस पे प्रोटॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उतना प्रोटॉन इस पे अधिक होगा। तो कितना प्रोटॉन अधिक होगा, 10 to the power 19। तो m की वैल्यू 10 to the power 19 और e की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 to the power -19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, 1.6 कूलम। और कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है टू चार्जेस ईच इक्वल टू Q आर केप्ट एट x इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू +a ऑन द x एक्सिस। A particle of mass m and charge q0 equal to q/2 is placed at the origin. If charge q0 is given a small displacement y less than a along the y-axis, the net force acting on the particle is proportional to। ठीक है, कह रहा है टू चार्जेस ईच इक्वल टू Q, दो चार्ज है जिसमें प्रत्येक का आवेश क्या है, Q है, आर केप्ट एट x इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू +a ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर दोनों चार्ज x इक्वल टू +a x इक्वल टू -a पर रखे गए हैं। ए पार्टिकल कोई कण ऑफ मास m जिसका द्रव्यमान m है एंड चार्ज q0 इक्वल टू q/2 जिसका आवेश क्या है, q/2 है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। एक चार्ज q0 है जो ओरिजिन पर रखा गया है। इफ चार्ज q0 इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यदि q0 को अगर छोटा सा विस्थापन किया जाए, जहां y का मान y विस्थापन किया जाए जहां y की वैल्यू a से बहुत ही लेस है, along the y एक्सिस के अनुदिश अगर q0 को थोड़ा सा विस्थापित किया जाए तो कह रहा है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो नेट फोर्स उस पर लगने वाला क्या होगा, y के किस घात के अनुक्रमानुपाती होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए जो क्वेश्चन में कहा है, हम सपोज कर रहे हैं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। x इक्वल टू +a यानी a डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं x इक्वल टू +a होगा, मान ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, q आवेश रखा गया है। x इक्वल टू -a, तो -a कहीं इधर होगा a दूरी पर, तो मान ले रहे हैं यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी एक चार्ज रखा गया है Q, और एक चार्ज क्या है, ओरिजिन पे रखा गया है Q0। कह रहा है Q0 को थोड़ा सा विस्थापित किया जा रहा है YH के अनुदिश, तो मान ले रहे हैं Q0 यहाँ चला गया, Q0 की वैल्यू क्या है, q/2। अब ये y विस्थापन किया गया है, जहां y के लिए कंडीशन क्या कर रहा है कि y जो है a से बहुत ही लेस है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस पर नेट बल जो है y की किस घात के अनुक्रमानुपाती होगा, यही आपसे बताना है। तो इस पर नेट फोर्स इसके द्वारा भी आरोपित होगा और इसके द्वारा भी आरोपित होगा।
ये होगा नेट फोर्स, ये होगा, ठीक है। तो इसके द्वारा लगने वाला फोर्स सपोज कर ले रहे हैं ये है, इसको हम कर ले रहे हैं F। इसके द्वारा लगने वाला फोर्स क्या होगा, सपोज कर ले रहे हैं F, ठीक है, ये होगा, डायरेक्शन ये होगा। ध्यान से तो देखिए, इसके द्वारा ये दो फोर्स इस चार्ज पर आरोपित होंगे, तो इसी चार्ज पर नेट फोर्स बताना है। तो अब नेट फोर्स के लिए इन दोनों फोर्सों का योग करना पड़ेगा, और इन दोनों फोर्सों का योग करेंगे तो हम यहाँ पे एंगल सपोज कर ले रहे हैं, ये एंगल हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस y है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी तरह से ये डिस्टेंस भी क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कोई दिक्कत, बोलिए आ रहा है समझ में, ये कंडीशन बनेगा। तो इस पर नेट चार्ज निकालना है, तो ये बताइए, सॉरी नेट फोर्स, तो नेट फोर्स निकालना है, तो ये बताइए इस पर एक यह फोर्स लग रहा है, एक इधर यह फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 2 थीटा। थीटा और थीटा क्या होगा, 2 थीटा। हम सपोज कर रहे हैं कि ये थीटा है, लास्ट में इस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू मान लो cos थीटा आ रहा है, तो cos थीटा इसका आधार बटे कर्ण y बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले करा इस पर नेट फोर्स, तो नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू, एक बात और, इस चार्ज के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स और इस चार्ज के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स इक्वल होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि देखो दूरी भी समान है दोनों का और दोनों चार्ज भी इक्वल है, इसलिए फोर्स इक्वल होगा, ठीक है। तो F नेट इक्वल टू हम कह सकते हैं क्या, अंडर रूट दो वेक्टरों का योग, तो पहला वेक्टर F स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर F स्क्वायर प्लस 2 क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो 2a की जगह पे f, b की जगह पे भी f, तो 2f स्क्वायर और cos 2 थीटा। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, चलिए अब यहाँ से निकाला जाए तो F नेट इक्वल टू हो जाएगा, सॉल्व किया जाए, f स्क्वायर 2f स्क्वायर यहाँ, तो f स्क्वायर आप f भी इसमें से बाहर कर लीजिए, तो अंडर रूट में क्या बचेगा यहाँ से 2 और प्लस 2 cos 2 थीटा। तो 2 भी हम इसमें से बाहर कर ले रहे हैं, 2 भी इसमें से कॉमन कर ले रहे हैं, तो क्या बचेगा हमारा 1 प्लस 1 cos 2 थीटा, ये बचेगा आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो f और रूट यहाँ से 2 और ये 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ऐसे। तो -1 से +1 कैंसिल, 2 2 4 बाहर निकल आएगा, cos स्क्वायर बाहर निकल आएगा, तो बचेगा आपका 2f cos थीटा, ये होगा नेट फोर्स। अब इसमें मान रखिए सारा, तो मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और f की वैल्यू, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स k q1 q2, तो q और q2 का मान q/2 बाई दोनों के बीच की दूरी रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, f की वैल्यू हो गया। उसके बाद cos थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से, थीटा ये है तो cos थीटा की वैल्यू y बाई ए, यानी हम कह सकते हैं कि y बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कोई दिक्कत, f की वैल्यू लग गई, तो f क्या है, दोनों चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू क्या, k q1 q2 बाई r स्क्वायर। उसके बाद से ठीक है, cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा की वैल्यू y बाई आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कर लीजिए, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 2 से 2 ये कैंसिल कर दे रहे हैं, क्यों, तो k q स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद से बस हमको अब y के रूप में देखना है, तो इसको किनारे रखिए और यहाँ क्या बचेगा y, और नीचे क्या आ जाएगा
इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट ये यानी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, कि पावर यहाँ 1 है और यहाँ 1/2 है, तो 1 और 1/2 3/2 ये मिलेगा आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि y जो है a से बहुत ही लेस है, तो अगर ये y a से बहुत ही लेस है तो a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे लगभग a स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इस y को छोड़ा जा सकता है क्योंकि a में जब ये बहुत छोटा जोड़ेंगे तो इसके मान में लगभग कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बराबर यानी क्या k क्यू स्क्वायर और उसके बाद से क्या ऊपर y और नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2 है, तो इसको लगभग हम a स्क्वायर के पावर 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। y को छोड़ा जा सकता है क्योंकि y बहुत ही छोटा है, उसका स्क्वायर और भी छोटा हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि f नेट y के किस अनुक्रमानुपाती है, y की घात 1 के अनुक्रमानुपाती है। तो अब यहाँ कह सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि f नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि y के किस घात के अनुक्रमानुपाती होगा, तो y के 1 घात के अनुक्रमानुपाती है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स देखिए हम किए क्या है, नेट फोर्स निकाले हैं। नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों फोर्सों को सदिश विधि से जोड़े हैं, उसके बाद उसका मान रखे हैं, ऑटोमेटिक y के रूप में पता चल गया कि y के रूप में कैसे निर्भर करता है। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज विल बी। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये तो पीछे भी हम बता चुके हैं, ठीक है। यानी 1 कूलम्ब यानी वस्तु पर चार्ज कितना दिया है 1 कूलम्ब, तो कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दीजिए कितना है। तो हम क्या जानते हैं Q इक्वल टू एन बी, Q की वैल्यू 1, N की वैल्यू पूछा रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, E की वैल्यू अब सॉल्व करेंगे तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 या N इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 10/16 हो जाएगा ये, और 10⁻+19 यानी N इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 0.100 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 16/6 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना आपका 4, तो 16 2 जा 32, बचेगा 8, 16 5 जा 18 और इंटू 10⁻19, या हम कह सकते हैं N इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ये आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। यानी 1 कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिए। कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस +3 माइक्रोकूलम्ब एंड +8 माइक्रोकूलम्ब repel each other with a force of 40 Newton. If a charge of -5 microcoulomb is added to each of them, then the force between them will become, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 2 चार्ज है +3 माइक्रोकूलम्ब +8 माइक्रोकूलम्ब एक दूसरे से कितना न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित हो रहा है 40 न्यूटन के बल से प्रति। अब कह रहा है कि अगर -5 माइक्रोकूलम्ब दोनों पर ऐड कर दिया जाए तो अब नया फोर्स बता दीजिए कितना होगा, ठीक है। तो नया फोर्स कितना होगा ये आपसे पूछा गया है कि नया फोर्स बताइए कितना होगा, तो 3 और 8 है। तो देखिए यहाँ ध्यान से, एक चार्ज क्या है 3 माइक्रोकूलम्ब, एक कितना है 8 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है। इसके बीच कुछ न कुछ है, इसके बीच लगने वाला फोर्स कितना है 40 न्यूटन, ठीक है। अब कह रहा है -5 माइक्रोकूलम्ब दोनों पर ऐड किया जा रहा है, तो 2 केस बन रहा है, इसको कर लीजिए केस फर्स्ट, जैसे अभी पीछे हम बताए हैं। केस सेकंड में क्या है, जब यहाँ से पुनः वही दूरी पर रखी जा रही है, इसमें -5 ऐड करेंगे तो +3 और -5 कितना आ जाएगा
-2 माइक्रोकुलाम। यहाँ पे 8 और -5 जोड़ेंगे तो +3 माइक्रोकुलाम। तो अब पूछ रहा है कि फोर्स बता दीजिए कितना है। पीछे अभी जस्ट जो केस बताएं वही केस यहाँ पे है, कर सकते हैं आप। दो केस है, आप जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब F तो यहाँ देख सकते हैं आप इन दोनों केस में क्या कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है। तो F किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर। तो F के दो मानों के लिए हम लिख सकते हैं F बाई F डैश इज इक्वल टू Q1 बाई Q2 बाई Q1 Q2 बाई Q1 डैश Q2 डैश, लिख सकते हैं इसे। अब F की वैल्यू कितनी दी गई है, 40। F डैश आपसे पूछा ही जा रहा है। अब ये चार्ज का मान रखिए आप। तो पहले केस में क्या है, 3 और 8 है। दूसरे केस में क्या है, तो -2 और 3 है। 3 से 3 कैंसिल, यानी 40 बाई F डैश इज इक्वल टू -4, यानी F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 न्यूटन। अब ये माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस ये दर्शा रहा है कि उनके बीच अब कौन सा फोर्स रहेगा, अट्रैक्शन। ठीक है, पहले था तो प्रतिकर्षण लग रहा था, अब होगा आकर्षण। जस्ट ये पीछे हम आपको बता चुके हैं, वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ने के समझने का प्रयास करिए। कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर, ठीक है, एट द कॉर्नर्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, यानी कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उस पर ये रखे गए हैं, ए बी सी कॉर्नर पे रखे गए हैं 3 चार्ज। अब कह रहा है हैविंग लेंथ ऑफ ईच साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जिसकी साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक का साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट सी, द रिजल्टेंट फोर्स यानी सी पर नेट फोर्स क्या है, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आप बनाइए। ठीक है, ए बी सी, तो ए बी सी कितना कितना चार्ज है, तो +1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इसका साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है सी पर बता दीजिए नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स कितना आरोपित होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले सी पे फोर्स का डायरेक्शन हम बनाए, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स क्या होगा, ये होगा। ठीक है, कह सकते हैं F। ठीक, और इसके द्वारा लगने वाला फोर्स क्या होगा, ये होगा। कौन सा फोर्स, F। ठीक, ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे, क्यों, इसलिए हम दोनों को F लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे +1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। 1 और 2 के बीच लगने वाला फोर्स वही होगा जो 1 और 2 के बीच लगने वाला फोर्स होगा, डायरेक्शन अलग होगा क्योंकि ये माइनस है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, 60। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120। तो दिक्कत 60 और 120 होगा, दोनों फोर्स इक्वल है। तो ये फोर्स कितना है ये पहले निकाल लें। तो हम निकाल सकते हैं कि F इक्वल टू के Q1 Q2 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। Q1 Q2 क्या है, तो 1 और माइक्रोकुलाम में है, इसको कुलाम में बदलेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻6 और फिर दूसरा क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10⁻² मीटर। तो 10 इंटू 10⁻² का मतलब क्या है, 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा आपका, F की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखा जाए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 और 9 18 और उसके बाद से
-6 -12 10⁻⁻2 नीचे होगा, ऊपर जाएगा +2, तो +2 और 9 कितना आ जाएगा, 9 और 2 11, यानी 10⁻⁻1 बचेगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1.8 न्यूटन ये आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस पर लगने वाला, यही कह रहा है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स बताइए। तो दो फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स इक्वल है, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, F नेट इन दोनों सदिशों का योग। तो दोनों सदिशों का योग करेंगे तो अंडर रूट पहले सदिश का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो एफ स्क्वायर और cos 120 अंश, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 120 अंश है। अब इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व देखिए हम यहाँ कर ले रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो आप यहाँ देख सकते हैं कि cos 120 अंश की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, cos 120 अंश की वैल्यू होगी -1/2, तो -1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस ये हो जाएगा, यानी F नेट इक्वल टू बचेगा F। ठीक है, ये कट जाएगा एक दूसरे से, क्योंकि -1/2 2 से 2 कटेगा, F से माइनस ये कट जाएगा, F स्क्वायर का F हो जाएगा, यानी F नेट इक्वल टू F, और F की वैल्यू क्या है 1.8 न्यूटन। ये आपका रिजल्ट। ठीक है, समझ रहे नहीं समझ रहे यहाँ पे cos 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कट गया, माइनस F स्क्वायर से प्लस F स्क्वायर, केवल F स्क्वायर बचा, F स्क्वायर का वर्गमूल कर लेंगे आप, F नेट की वैल्यू 1.8 न्यूटन। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है two spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charges in them repel each other with a force F when kept apart at some distance. A third spherical conductor having some same radius as that of B but uncharged is brought in contact B, then brought in contact C. ठीक है, and finally removed away from both. The new force of repulsion between B and C is, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, the spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charges in them repel each other with a force F। कह रहा है B और C है जिस पर सेम चार्ज है, उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या है F है। ए थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर, एक तीसरा स्फेरिकल कंडक्टर है, हैविंग सेम रेडियस, जिसकी रेडियस क्या है समान है, एज दैट ऑफ बी बट अनचार्ज, लेकिन वो क्या है अनचार्ज है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ बी, सबसे पहले बी के कांटेक्ट में लाया जाता है, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ सी, और फिर सी के कांटेक्ट में लाया जाता है, एंड फाइनली रिमूव्ड अवे फ्रॉम बोथ, और फिर दोनों से दूर कर दिया जाता है। ठीक है, द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन बी एंड सी इज, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि बी और सी दो गोले हैं, बी और सी दो गोले हैं, इनके बीच कुछ न कुछ डिस्टेंस है, इसके बीच लगने वाला फोर्स F है, इस पर चार्ज हम मान ले रहे हैं Q है, कह रहा है सेम चार्ज है। अब क्या कह रहा है कि एक और गोला है जो दोनों से कांटेक्ट में लाया जाता है। केस नंबर सेकेंड देखिए हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, केस सेकेंड, ये केस फर्स्ट, केस सेकेंड। ठीक है, केस सेकेंड में क्या कर रहा है कि दो पुनः गोले हैं, दो गोले यहाँ पे है, अब दो गोले तो है पहले से, एक और तीसरा गोला इसके संपर्क में लाया जाता है, और तीसरे गोले का कंडीशन क्या है कि उसका रेडियस समान है और वो अनचार्ज है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। तो जब तीसरा गोला, ठीक है, इस B के संपर्क में लाया जाएगा, इस पर चार्ज कितना है Q है, और जो तीसरा गोला ला रहा है उस पर चार्ज क्या है, कोई चार्ज नहीं है। तो जब इसको लाया जाएगा तो चार्ज वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, पीछे हम बताए हैं कि एक गोले के संपर्क में लाते हैं तो कुल चार्ज बटे वस्तुओं की संख्या, तो एक गोले के संपर्क में लाएंगे तो कुल चार्ज क्या है Q ही है, क्योंकि दूसरे का तो चार्ज है नहीं।
और बट्टे वस्तुओं की संख्या क्या हो जाएगी 2। क्यों, एक गोले को हम लेके आ रहे हैं तो एक गोला ये, कुल चार्ज आपका क्यू, वस्तु की संख्या 2 डिवाइड करेंगे क्यू बाई 2, यानी इस पर चार्ज क्या होगा क्यू बाई 2। और जो सी हम लाए हैं, एक और गोला जो लाए हैं, इस पर चार्ज क्या हो गया है क्यू बाई 2 हो गया है। क्यू बाई 2 होगा जब बी से कांटेक्ट में लाएंगे। अब इसी गोले को पुनः सी के कांटेक्ट में लाया जाता है, तो जब सी के कांटेक्ट में लाएंगे तो अब दोनों का चार्ज कितना हो जाएगा Q प्लस क्यू बाई 2, कितना हो जाएगा 3Q बाई 2 ये होगा। और 3Q बाई 2 में वस्तुओं की संख्या कितनी है 2 से डिवाइड करेंगे तो 3Q बाई 4, यानी अब ये हो जाएगा 3Q बाई 4। उम्मीद है कि आप ये जरूर समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि दो वस्तुएं B और C हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं है, सॉरी जिस पर सेम चार्ज Q चार्ज है। अब एक अन्य गोला है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, इसके संपर्क में लाया जाता है, पहले B से संपर्क में लाया जाता है। तो जब B से संपर्क में लाएंगे तो दोनों पर चार्ज कितना हो गया Q, और वस्तुओं की संख्या 2 डिवाइड करेंगे Q बाई 2 चार्ज हो जाएगा इस पर। और C जो लाए हैं गोला उस पर भी चार्ज कितना हो गया Q बाई 2। अब इसको कह रहे हैं पुनः इस C के संपर्क में लाया जा रहा है, तो जब C के संपर्क में लाया जाएगा तो कुल आवेश कितना हो जाएगा Q बाई 2 प्लस Q 3Q बाई 2, और वस्तुओं की संख्या 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3Q बाई 4। नया चार्ज हो जाएगा ये बनेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अब इसके बीच बता दीजिए फोर्स कितना है, बस पीछे वाला सेम कंडीशन आप जानते हैं। फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है। F किस पर डिपेंड करेगा चार्ज पर, तो F बाई एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा Q1 बाई Q1 इंटू Q2 बाई Q1 डैश Q2 डैश, ठीक है। अब F डैश की वैल्यू आपको निकालना है, पहले केस में लगने वाला बल F ही दिया है तो F बाई एफ डैश निकालना ही है Q1 Q2, तो क्या हो जाएगा Q इंटू Q और Q1 डैश Q2 डैश Q बाई 2 3Q बाई 4, तो Q बाई 2 और 3Q बाई 4। कोई दिक्कत, तो ये Q से ये Q कैंसिल, ये Q से ये Q कैंसिल, F बाई एफ डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 to 8, ऊपर जाएगा 8 बाई 3। कोई दिक्कत, ठीक है। तो F डैश अगर हम निकालेंगे तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बाई 8F, ये आपका रिजल्ट होगा। यानी अब जो नया फोर्स रहेगा 3 बाई 8F होगा। आ रहा समझ में, ठीक है। फिर से वही केस है, ठीक है। ये केस देखिए कई जगह इसकी जरूरत पड़ रही है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो चलिए और भी आगे अधिक से अधिक क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करिए, स्वयं अधिक से अधिक जितना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको प्रैक्टिस होगा, जो दिक्कत हो उसको पूछते रहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।